हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गाइड करता हूँ कि यहाँ पर जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से समझो कि बिल्कुल डिक्टो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला कंटेंट है, तो इसे हमें बिल्कुल फोकस करके और पढ़ना चाहिए। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये कंटेंट है वो मैं अपने हिसाब से डिसाइड किया हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था जिससे मैंने एग्जाम क्रैक किया। बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखो, ये पेपर है 26 जून 2019 का, जो 2:30 बजे से 3:30 बजे 5:30 बजे तक जो इवनिंग शिफ्ट थी उसमें हुआ था। कॉमर्स का पेपर है, तो 26 तारीख को जिसका पेपर हुआ था उसको मैच कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि इस पेपर में ऐसा क्या होने वाला है। और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को बेल आइकन को दबाओ। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। दूसरी तरफ यदि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जहां पर मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर मैं फर्स्ट पेपर की बिल्कुल डेस्क्रिप्टिव टाइप से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी वो डेस्क्रिप्टिव क्लास भी ज्वाइन करें जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर देखो, किसी को मैं आगे है क्या है अपनी हैंड राइटिंग में, देखो इस तरीके से था ये पेपर कि वह शोध विकल्प, जिसमें यहाँ पर बिल्कुल से ढंग से समझ में नहीं आ रहा है। आप इस पेपर को पढ़ सकते हो, इस क्वेश्चन को। आगे मैं इन सभी क्वेश्चनों को अपने हाथ के द्वारा लिख के, अपनी हैंड राइटिंग में लिख के और फिर आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगा। तो यदि किसी को बिलीव ना हो कि यार ये क्वेश्चन सही है या वास्तव में ये क्वेश्चन रियल में पेपर के हैं, तो मैं उसके लिए ये पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, आपको केवल बिलीव दिलवाने के लिए, विश्वास दिलवाने के लिए। देखो, एक क्वेश्चन ये है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये है दूसरा क्वेश्चन। इसके ऑप्शन है प्रयोगात्मक है, कार्योत्तर है, नरजातीय वर्णन, विषयक शोध है, सर्वेक्षणात्मक शोध है। इसके अलावा ये है तीसरा क्वेश्चन, एक अस्थायी परिक्षिप्त जिसकी वैधता अज्ञात है तथा जिसमें 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध उपकल्पित है की संज्ञा दी जाती है, शोध संबद्धता की, शोध प्रस्ताव की, शोध अभिकल्प की और शोध परिकल्पना की। बिल्कुल इसी तरीके से चौथा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका कि स्नोबॉल प्रतिचयन किसी प्रतिदर्श के चयन की प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये स्नोबॉल से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है ये पांचवा क्वेश्चन, एरिक मेडलाइन और ABI इनफॉर्म निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। तो ये 5 क्वेश्चन थे। अब हम जो हमारा अपने हाथ के द्वारा लिखा हुआ पेपर था उसके ऊपर चलते हैं। ये बिल्कुल उसी बेस पर आधारित है, बिल्कुल वही पेपर है। ये अंतर क्या है कि इसको मैंने आपको सही ढंग से समझ में आ जाए इसलिए अपने हाथ से लिखा है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर कि वह शोध विकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है उसे निम्नलिखित में से रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए है अनुदैर्ध्य अध्ययन अभिकल्प, ऑप्शन बी है पूर्व एवं पश्चात अध्ययन अभिकल्प, ऑप्शन सी है प्रतिनिधित्व अभिकल्प और ऑप्शन डी है द्विनियंत्रण अध्ययन अभिकल्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य अध्ययन अभिकल्प। क्या? अनुदैर्ध्य अध्ययन अभिकल्प। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या देने को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सर्वेक्षणात्मक शोध। क्या है? सर्वेक्षणात्मक शोध है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अस्थायी प्रतिक्षिप्ति जिसकी वैधता अज्ञात है तथा जिसमें 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध उपकल्पित होता है, इसे क्या संज्ञा दी जाती है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन ए है शोध समस्या, शोध प्रस्ताव, सी है शोध अभिकल्प और डी है शोध परिकल्पना।
तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा शोध परिकल्पना। क्या है? शोध परिकल्पना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्नोबॉल प्रतिचयन किसी प्रतिदर्श के चयन की वह प्रक्रिया है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। किसका? नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है, एरिक मेडलाइन और एपीआई इनफॉर्म निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है उद्धरण सेवा, बी है इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, सी है मुद्रित डाटाबेस और डी है ग्रंथालय। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। किसका उदाहरण है? इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस का। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है? अपने उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है ईमेल, बी है स्काइप, सी है ऑनलाइन नेट, डी है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ई है फेसबुक और एफ है ब्लॉग। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पर स्काइप का प्रयोग किया जाता है, ऑनलाइन नेट का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का। तो इसमें बी, सी और डी ये चारों बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निष्पादन परीक्षण। क्या? ऑप्शन नंबर सी, निष्पादन परीक्षण। देखो ये 4 प्रकार के परीक्षण है। संकल्पनात्मक परीक्षण है, इसके अलावा एक निष्पादन परीक्षण है, नैदानिक परीक्षण है और निर्माणात्मक परीक्षण है। इन चारों परीक्षणों को मैं डिटेल से जहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था वहाँ अच्छे तरीके से मैं समझा चुका हूँ, तो आप इनको जरूर पढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको मिलाना है, सम्मिलित करना है। ऑप्शन ए है सहयोगात्मक विधि, सहकारी विधि और रचनात्मक विधि और टीम शिक्षण विधि। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमें इसको मिलाना है डी को, तो डी में मिलाएंगे तो जो एक है, देखो जो डी है वो तो 2 से संबंधित है, डी तो 2 से संबंधित है। यहाँ पर सॉरी ए, यहाँ पर ए, बी, बी, सी और डी, ये 4 है। क्या है? ए, बी, सी और डी ये 4 है यहाँ पर। अब हमें इसका मिलान करना है। अब हमें इसका मिलान करना है, तो जो ऑप्शन डी में क्या होगा? टीम शिक्षण 1 से है, टीम शिक्षण 1 से संबंधित है। उसके बाद जो रचनात्मक विधि है वो 3 से संबंधित है। रचनात्मक विधि 3 से संबंधित है कि जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं तो वो रचनात्मक विधि होती है। और इसके अलावा जो ऑप्शन 4 है वो बी से संबंधित है। किससे? ये बी से संबंधित है, बी से। और इसके अलावा जो ए है वो 2 से संबंधित है। ए क्या है? संयोगात्मक विधि, कि जब विद्यार्थियों पर ज्ञान के सर्जन के रूप में जोर दिया जाता है, जब विद्यार्थियों पर ज्ञान के सर्जन के रूप में जोर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से है, आप इसको देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? देखो मूल्यांकन के जो प्रकार थे वो मैं डेस्क्रिप्टिव टाइप से जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था तो वहाँ पर मैं पढ़ा चुका हूँ। निर्माणात्मक मूल्यांकन है, संकलनात्मक मूल्यांकन है, तो आप इनको वहाँ पर जरूर पढ़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना।
निर्माणात्मक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रायोजन है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रायोजन है, तो ये है शिक्षक उन्मुखी व्याख्या का ह्रास। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रायोजन का मतलब क्या होता है? शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का ह्रास। देखो, जो शिक्षण होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक शिक्षक केंद्रित होता है और दूसरा विद्यार्थी या शिक्षार्थी केंद्रित होता है। जो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधि होती है उसमें जो स्टूडेंट होता है, जो विद्यार्थी होता है, वही सब कुछ होता है। उसमें विद्यार्थी जैसा चाहता है वैसा करता है। उसमें जो शिक्षक होता है वो एक गौण के रूप में काम करता है। क्या करता है? एक गौण के रूप में काम करता है। शिक्षक का कार्य केवल इतना होता है कि वह विद्यार्थियों के डाउट को क्लियर करे और विद्यार्थियों की पढ़ाई में सहयोग करे। और वहाँ पर जो शिक्षण होता है वो विद्यार्थियों के उद्देश्यों को, विद्यार्थियों के टारगेट को ध्यान में रख के किया जाता है। जो शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा होती है उसमें सब कुछ स्टूडेंटों पर डिपेंड करता है, विद्यार्थियों पर डिपेंड करता है। वो यदि कंप्लेन कर रहे हैं कि अब ये टीचर सही ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, उसको हटा दिया जाता है। हमारा ये टॉपिक नहीं समझ में आया, इस टॉपिक को दोबारा पढ़ाओ, वो दोबारा पढ़ाया जाता है। किसी जैसे मान लो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका टारगेट है कि हम पीएमटी क्वालिफाई करें, तो उन्हें पीएमटी के बेस पर पढ़ाया जाता है। तो उस कक्षा में क्या होता है? सब कुछ विद्यार्थियों पर डिपेंड करता है। लेकिन जो शिक्षक केंद्रित विधि होती है उसमें क्या होता है? शिक्षक केंद्रित विधि में सब कुछ ही कौन होता है? शिक्षक होते हैं। वहाँ पर शिक्षक की स्थिति केंद्रीय होती है और विद्यार्थी की स्थिति गौण होती है। वहाँ पर शिक्षक जैसा चाहता है वैसा करता है, विद्यार्थी केवल उनको सुनने का काम करते हैं और शिक्षक द्वारा दिए गए काम को कंप्लीट करने का काम करते हैं। जैसे हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तो वहाँ क्या होता है? जैसे टीचर है, उसने बोर्ड पर लिख दिया 1 से 10 तक की गिनती, तो हमारा बिल्कुल टारगेट हो गया, शिक्षक ने बोल दिया कि इन गिनतियों को लिखो और याद करो। तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर उन गिनतियों को लिखेंगे और फिर उनको याद करेंगे। होमवर्क दे दिया, ये 5 वर्ड लिख के लेके आना है एक पेज में, तो हम उन 5 वर्डों को बिल्कुल एज इट इज ऐसे पेज में लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं? शिक्षक को फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिक्षक को फॉलो कर रहे हैं। सपोज दैट शिक्षक ने बोर्ड पर हमें कुछ गलत बता दिया, तो भी हम शिक्षक को सही मानते हुए उसे बिल्कुल याद करेंगे। क्या करेंगे? शिक्षक को सही मानते हुए उसको बिल्कुल याद करेंगे। तो जो छोटी कक्षाओं का शिक्षण होता है वो शिक्षक केंद्रित विधियों का फॉलो किया जाता है, और जो उच्च शिक्षाएं होती है वहाँ पर विद्यार्थी केंद्रित होता है। वहाँ पर विद्यार्थियों की जो मेंटल जो उनका जो कैपेसिटी है, जो उनके टारगेट है, उनको ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण को ध्यान में रखते ही जो ग्रेजुएशन की डिग्रियां होती हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां होती हैं, उनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स का डिवाइड किया गया है। वरना हो सकता था सभी सब्जेक्ट कॉमन कर देते कि जो आर्ट्स से होगा इनके ये 5 सब्जेक्ट फिक्स लागू रहेंगे, जैसे 10th 12th में रहता था, 10th तक रहता था। लेकिन 11th 12th है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये सब क्या है? विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण है। यहाँ पर आपके जजी कि यार मेरे को आर्ट्स नहीं मैथमेटिक्स लेना है, आप मैथमेटिक्स ले लिए। आपको पसंद आया कि मेरे को बायोलॉजी लेना है, बायोलॉजी ले लिया। आपको पसंद आया मेरे को कॉमर्स पढ़ना है, आपने कॉमर्स ले लिया। वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो। शिक्षक क्या करेगा? आपने कॉमर्स ले लिया तो कॉमर्स पढ़ाएगा, आपने बायोलॉजी ले लिया तो बायोलॉजी पढ़ाएगा, आपने मैथ ले लिया तो मैथ पढ़ाएगा। लेकिन 10th से नीचे की क्लास में क्या होता है? वहाँ पर फिक्स 6 बुक होती हैं, उन 6 बुकों को ही पढ़ना है। आप चाहे कितना ही विरोध करो, चाहे कितना ही कुछ करो, फिर चाहे आपकी किसी भी सब्जेक्ट में इच्छा हो या ना हो, लेकिन आपको वो 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और वो 6 सब्जेक्ट आपको टीचर पढ़ाएगा, आपको मजबूरी बस पढ़ने पड़ेंगे। तो जो छोटी कक्षाएं होती है वो क्या होती हैं? शिक्षक केंद्रित होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 11वां, क्वेश्चन 11वां, जहाँ पर भी हमें मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड को आपस में मिलाना है। गैर स्रोत है, सीमांत स्रोत है, मूल्यांकन स्रोत है और सक्रिय स्रोत है। यहाँ पर इन सभी को आपस में मिलाना है, तो हम मिलाते हैं। सबसे पहले जो 11वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो जो ए है, देखो सबसे पहले जो डी है वो 3 से मिलेगा, सक्रिय स्रोता। उसके बाद जो सी है वो 2 से मिलेगा, सी को हमने 2 से मिला दिया। अब जो बी है वो 4 से मिलेगा, बी ने 4 से मिला दिया, और जो 1 है वो 1 से रहेगा। ये हमने मिलान कर दिया। अब इसको हम आसानी से पढ़ लेंगे। गैर स्रोता क्या होता है? अपेक्षित जानकारी के अलावा अन्य जानकारी में लिप्त होता है।
जो गैर श्रोता होता है वो एक फिक्स जानकारी के अलावा जो अन्य प्रकार की जानकारी होता है उसमें भी इन्वॉल्व होता है। सीमांत श्रोता क्या होता है कि संप्रेषित सूचना के प्रति यदा कदा ही ध्यान देता है। जो सीमांत श्रोता होता है वो जो सूचना मिली है, जो सूचना संप्रेषित हुई है उसके प्रति कभी कभी ध्यान देता है। मूल्यांकन श्रोता क्या होता है कि संप्रेषण के संदर्भ में अर्धगर्भित का प्रसंस्करण किए बिना ही जानकारी प्राप्त करता है। और जो सक्रिय श्रोता होता है वो निहितार्थ को समझने की दृष्टि से सूचना को प्रासंगिकता को परखता है। सक्रिय श्रोता क्या है कि निहितार्थ को समझने की दृष्टि से सूचना की प्रासंगिकता को परखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, अवाचिक संप्रेषण मुख्यतः होता है। तो जो अवाचिक संप्रेषण होता है वो असंरचित होता है। कैसा होता है? असंरचित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दिए गए उदाहरणों पर विचार करो। यह गवई मेरी गाय जैसा है। यह गवई मेरी गाय जैसा है। यह ज्ञान के किस साधन का एक उदाहरण है? जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका करेक्ट आंसर है तुलना। क्या कर रहा है यहाँ पर? तुलना कर रहा है कि यह गवई मेरा गाय जैसा है। ये जो गवई है वो मेरी गाय के जैसा है। मैं क्या कर रहा हूँ? गवई की गाय से तुलना कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? गवई की गाय से तुलना कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान का ब्रैकुटी तनाव का उपयोग जब अवाचिक संकेत के रूप में किया जाता है तो इससे निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रक्रिया संपन्न होता है? कि कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान का ब्रैकुटी तनाव का उपयोग जब अवाचिक संकेत के रूप में किया जाता है तो इससे निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रक्रिया संपन्न होता है? ऑप्शन ए है शाब्दिक संकेत कार्य का विरोधाभास। ऑप्शन बी है शाब्दिक संकेत कार्य का नियमन। सी है प्रकार्य प्रतिस्थापना और डी है प्रकार्य परिपूरक। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका करेक्ट आंसर है शाब्दिक संकेत कार्य का नियमन। शाब्दिक संकेत कार्य का नियमन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संचार में पाए जाने वाले तथ्यों के बारे में जानकारी हेतु कौन सा तर्क सहायक होगा? तो यहाँ पर सहायक होगा आगमनात्मक तर्क। देखो ये दो प्रकार के तर्क होते हैं, एक आगमनात्मक होता है, दूसरा निगमनात्मक होता है। इनको मैं जब लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा वहाँ बिल्कुल डिटेल से समझा दूंगा। बिल्कुल एग्जाम में जो पेपर्स में जो कंटेंट पूछा जाता है उस कंटेंट को ध्यान में रखते हुए। तो आज के हमारे ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। फिर मिलते हैं हम इसके पार्ट सेकंड में। ये पार्ट फर्स्ट है, यहाँ पर मैंने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। 16 से और 30 तक के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करवाऊंगा। बाकी जो 20 क्वेश्चन बचते हैं रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग के, DI के और पैसेज के, ये मैं जब बोर्ड के ऊपर पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ यदि आप जून 2019 के 20 पेपर और दिसंबर 2019 के 25 पेपर की PDF लेना चाहते हो तो मेरे से PDF ले सकते हो। नेट JRF का स्पेशली टारगेट हो आपको कि मेरे को JRF के बाद निकालना है, हर हाल में निकालना है, नेट हर हाल में निकालना है, तो मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उस व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर ऐड होना। आपका वहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर करवाने की मैं कोशिश करूँगा। तो थैंक्स देखने के लिए। और जो व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होने का जो मेथड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे ही कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ 7891350470। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं जिनसे आप उसमें ऐड हो सकते हो। थैंक्स देखने के लिए, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।